तो हाँ जी मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने इस पसंदीदार चैनल जय के तिवारी गुरुकुल की इस बेहतरीन और धमाकेदार क्लास में। तो भाई आज हम आप लोगों को क्या आपकी जो साइंस का फिजिक्स वाला पोर्शन है उसके कुछ इतने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाने वाले हैं ना, जो कि लगातार 4-5 वर्षों से क्या पूछे जा रहे हैं। ऊपर आप देख सकते हो क्या 2019 से 24 पड़ा हुआ है। सो भाई आप ये समझ लो कि इस क्लास के जितने भी क्वेश्चन है वो किसी ना किसी सेट में जरूर से जरूर आ जाने वाले हैं। तो अगर तुम्हें बेहतरीन मार्क्स बनाना है अपने बोर्ड एग्जाम में तो प्लीज इस सेशन को छोड़कर जाइएगा मत। और हाँ, सभी लोग भाई जी जान से शेयर कर दो इस सेशन को, ताकि उन सभी स्टूडेंट्स के पास यह सेशन पहुंच सके जो कि 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। आया समझ में। और मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल पर आप लोगों को मैथ्स और साइंस की बेहतरीन क्लास डेली शाम को दी जाती है बेहतरीन मार्क्स बनाने के लिए बोर्ड एग्जाम में। आया समझ में। सो अगर आपको डर लग रहा है और अभी तक आपने अपनी स्टडी नहीं की है और सोच रहे हो कि क्या पता हमारा बेहतरीन मार्क्स बन पाएगा बोर्ड एग्जाम में कि नहीं बन पाएगा, तो टेंशन मत लो। अभी भी आपके पास 28 से 30 दिन है पढ़ने का। सो एक कहावत है कि जब से जागो तभी से सवेरा, यानी अभी भी आपके पास टाइम है। सो अब आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए और आप जुड़ जाइए हमसे। हम आपसे गारंटी लेते हैं कि अगर आप हम पर भरोसा करते हो ना, तो हम आपको आज जरूर से जरूर बेहतरीन मार्क्स बनाएंगे। आया समझ में। बस उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेली शाम को आकर इन क्लासों को करना पड़ेगा। ओके, आया समझ में। सो भाई आप सभी लोगों को क्लास के अंत तक रुकना है अगर बेहतरीन मार्क्स चाहिए तो। ओके, और एक बात और बता दे रहा हूं कि अगर आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लाइक कर दो, और हाँ, कमेंट करके आप लोगों को बताना कि ये सेशन लगा कैसे। ओके, आया समझ में। सो चलो फिर बगैर टाइम बर्बाद किए क्या किया जाए, इन क्वेश्चनों का सोल्यूशन स्टार्ट किया जाए। ओके, और मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि यहां पर अगर आप लगातार क्लासों को देख रहे हो तो आपको पता होगा हमारे अंदर क्या है कि हम भाई डायरेक्ट टिक नहीं लगवाते। आया समझ में। जितना हमसे हो सकेगा उतना अधिक क्वेश्चनों की संख्या पर हम ध्यान देंगे, मगर सबसे ज्यादा हम कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। ओके, आया समझ में। सो सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया जाएगा, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। सो आप समझ लो कि आपको भाई यहां पर भले ये एमसीक्यू है लेकिन आपको थ्योरी की फील आने वाली है। सो क्लास इंपॉर्टेंट, फिर से बता रहा हूं, छोड़कर जाइएगा मत। और आपको क्वालिटी पर फोकस करना है, क्वांटिटी पर नहीं। आया समझ में। सो अब चलो क्या किया जाए, स्टार्ट किया जाए, है ना क्लास को। सो आप समझो क्या भाई, इन्होंने हमारा क्या पहला क्वेश्चन बता रखा है, क्या पहला क्वेश्चन बता रखा है कि जो हमारा क्या है श्वेत प्रकाश है। क्या श्वेत प्रकाश वो क्या करता है, एक प्रिज्म से क्या कर रहा है, गुजर रहा है ना। क्या कर रहे हैं कि एक श्वेत प्रकाश वो क्या कर रहा है, वो एक प्रिज्म से गुजर रहा है। तो जब ये गुजरेगा ना, जब ये गुजरेगा तो किस रंग के जो प्रकाश होता है ना, किस रंग का जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक विचलित होता है। आया समझ में। आया समझ में। हमको ये बताना है कि आखिर जब प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश क्या करता है, गुजरता है, तो कौन से रंग का जो प्रकाश होता है वो ज्यादा विचलित होता है। आके यार समझ में। तो आप समझो इसके अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, समझो क्या होता है कि ऐसे क्या होता है, त्रिभुजाकार हमारा क्या होता है, प्रिज्म रहता है ना। क्या होता है, ऐसे हमारा क्या होता है, त्रिभुजाकार प्रिज्म रहता है। और हम क्या करते हैं, यहां से जब क्या करते हैं, श्वेत प्रकाश किरण डालते हैं। क्या क्या यहां से जब हम क्या करते हैं, यहां से हम क्या, जब श्वेत प्रकाश किरण, क्या श्वेत प्रकाश किरण डालते हैं ना, तब क्या होता है, ये ऐसे क्या करते हैं, ये ऐसे क्या होता है, ये ऐसे जाता है ना, ये ऐसे जाएगा, है ना। क्या होगा, थोड़ा विचलित होगा। क्या होगा, थोड़ा विचलित होगा, यानी क्या होगा, लगभग क्या होगा, ये ऐसे जाने वाला है। और ऐसे जाने के बाद क्या होता है, यहां ऊपर क्या आता है, लाल रंग आता है, और नीचे क्या आता है आपका, बैगनी रंग आता है। क्या, ऊपर क्या आता है, लाल रंग आता है, नीचे क्या आता है, बैगनी रंग आता है। तो आप समझो क्या होता है, सबसे ऊपर लाल रहता है और सबसे नीचे क्या होता है, बैगनी होता है। क्या, बैगनी, बताओ है समझ में। क्या, बैगनी होता है और ऊपर क्या होता है, लाल होता है। तो आप समझो अगर कम की बात किया जाए, क्या ये क्या है, सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर तो क्या होगा, इसका जो विचलन होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा। आया समझ में। अर्थात अगर कम की बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका लाल सही होने वाला है, मगर ये जो बैंगनी है क्या है, सबसे नीचे, क्या सबसे नीचे है, इसलिए जो इसका विचलन होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। अर्थात जो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, जो हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी है, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में। आया समझ में। जब श्वेत प्रकाश किरण क्या करती है, प्रिज्म पर पड़ती है ना, तो क्या होता है, बैगनी, क्या बैगनी रंग के प्रकाश का सबसे अधिक विचलन होता है। आया समझ में। आया समझ में। अगर अधिक की बात की जाएगी तब आप क्या करोगे, बैंगनी लगाओगे, अगर कम की बात की जाएगी तो आप क्या करोगे, लाल लगाओगे। बताओ आया समझ में। हमने ये आपको क्या किया, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। ओके, आया समझ में। उसके बाद में आप समझो सेकंड वाले क्वेश्चन की बात किया जाए तो सेकंड वाले क्वेश्चन में भाई इन्होंने क्या कहा है कि हमको बताना है, हमको क्या करना है, हमको ये बताना है कि जो ये हमारा क्या है, ये जो हमारा क्या एम्पियर इंटू सेकंड है, क्या एम्पियर इंटू सेकंड, ये आखिर भाई किस राशि का मात्रक है।
क्या, ये आखिर भाई किस राशि का मात्रक है ये बताना है ना। तब आप समझो क्या होगा, आप लोगों ने क्या, ये एम्पियर, एम्पियर का मतलब क्या होता है, एम्पियर का मतलब क्या, धारा है ना, एम्पियर का मतलब क्या, धारा, और ये जो डैश है ना, डैश का मतलब क्या होता है, इनटू। ओके, और ये सेकंड क्या है, तो सेकंड मतलब क्या होता है, टाइम। आया समझ में। और ये क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। तो जो आई इंटू टी होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है किसके बराबर, क्यू के बराबर होता है, क्या, क्यू के बराबर। और क्यू को क्या बोलते हैं, तो क्यू को भाई बोला जाता है क्या, आवेश। क्या बोला जाता है, आवेश। क्या बोला जाता है, आवेश। अर्थात जो हमारा क्या होता है, आवेश का, आवेश, आवेश की अगर मात्रक की बात करें ना, तो क्या होता है ये, तो ये हमारा क्या होता है, एम्पियर। क्या, एम्पियर, एम्पियर इंटू क्या, मीटर। क्या, एम्पियर इंटू मीटर। एक ये होता है जाकर, और एक दूसरा भी होता है, इसी एम्पियर इंटू मीटर को हम क्या बोलते हैं, कुलाम भी बोलते हैं। क्या, कुलाम बोलते हैं, जिसे क्या, सी से प्रदर्शित किया जाता है। बताओ आया समझ में, आया समझ में। तो क्या होता है, जो हमारा आवेश का मात्रक होता है वो क्या होता है, वो हमारा एम्पियर इंटू मीटर भी होता है, और क्या होता है, कुलाम भी होता है। आया समझ में। सो अगर हम बात करें क्या, ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या है, ए है, वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाने वाला। बताओ आया समझ में, आया समझ में। अर्थात जो आवेश है, वो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकंड हो जाने वाला। ओके, आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में आप समझो, अगर थर्ड की बात किया जाए, तो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बताया गया है ना, थर्ड वाले में तो इन्होंने क्या बताया भाई, कि जो हमारा ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। क्या, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है ना, क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, है ना, क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। तब आप समझो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की अगर हम मात्रक की बात करें, तो समझो क्या होता है ना, तो क्या लिखो आप, चुंबकीय, क्या, चुंबकीय क्षेत्र की क्या, तीव्रता, है ना, क्या, तीव्रता। ओके, क्या, चुंबकीय क्षेत्र की क्या, तीव्रता। तो इसके क्या होते हैं ना, इसके भाई कई सारे मात्रक होते हैं। एक तो हमारा क्या होता है, तो एक तो हमारा क्या होता है, टेस्ला होता है। क्या, टेस्ला, क्या, टेस्ला होता है। ओके, उसके बाद में दूसरा क्या होता है, तो दूसरा हमारा क्या होता है, गॉस होता है। क्या, गॉस होता है ना, तीनों चारों में से कुछ भी मिल सकता है, आप नोट कर लीजिए, है ना, गॉस होता है। और एक होता है क्या, वेबर। क्या, वेबर प्रति मीटर। क्या, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है। और एक और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। क्या, न्यूटन प्रति क्या, एम्पियर। क्या, एम्पियर इंटू क्या, एम्पियर इंटू क्या, मीटर। बताओ आया समझ में, आया समझ में। तो ये भाई हमारे पूरे पूरे क्या होते हैं, चार मात्रक होते हैं। आया समझ में। क्या, टेस्ला, टेस्ला, गॉस, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और क्या, ये हमारा जो लास्ट वाला है, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू इंटू मीटर, है ना, क्या, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। तब इसी से रिलेटेड यहां पर दिया गया है, तो आप भाई देख लो कौन सा होगा। तो आप देख सकते हो क्या, एम्पियर प्रति, है ना, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। यानी बात किया जाए कि आपका जो ऑप्शन नंबर क्या, बी। क्या, ऑप्शन नंबर जो क्या है आपका, बी है, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, ये क्या हो जाने वाला है, राइट हो जाने वाला। बताओ आया समझ में, आया समझ में ना, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ओके, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में आप समझो, जो हमारा चौथा वाला क्वेश्चन दे रखा है, उसमें क्या भाई इन्होंने बताया है, तो उन्होंने इसमें कहा है कि क्या बताया गया है, कि जो हमारा क्या है, अवतल दर्पण। क्या, अवतल दर्पण, है ना, बात किसकी गई है भाई, अवतल दर्पण की बात की गई है ना। तो अवतल दर्पण को हम कहां रख रहे हैं, क्या, ध्रुव और फोकस के सामने। क्या, ध्रुव और फोकस के सामने, है ना। तो क्या, जब हम अवतल दर्पण के सामने, क्या, ध्रुव और फोकस के मध्य में, है ना, क्या, ध्रुव और फोकस के मध्य में क्या करेंगे, हम वस्तु को रखेंगे, तब हमें कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। आया समझ में, कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो समझो क्या होता है, क्या होता है कि ये क्या, अवतल दर्पण की बात करते हैं ना, तो अवतल दर्पण क्या होता है, तो अवतल दर्पण हमारा ऐसे बनता है ना, ऐसे बनता है। जिस दर्पण को जो परावर्तक तल होता है ना, वो धसा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम अवतल बोलते हैं ना। ऐसे हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष खींचेंगे, है ना। तब आप समझो, मान चलो यहां पर क्या है, फोकस है आपका, तो यहां पर अगर आप क्या कर सकते हो, कोई अगर ये हो जाएगा आपका क्या, ध्रुव, और ये क्या हो जाएगा आपका फोकस एफ, ये हो जाएगा क्या, ध्रुव पी। तो यहां पर जब आप क्या कर सकते हो, कोई भी अगर वस्तु रखते हो ना, तो क्या होता है, उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, हमारा पीछे बनता है। और कैसा होता है, आभासी होता है। क्या, आभासी होता है। जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, हमारा क्या होता है, आभासी होता है। क्या, आभासी, क्या, आभासी होगा। ओके, उसके बाद में क्या होगा, वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा, है ना, क्या, वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। ओके, क्या, वस्तु से क्या, बड़ा होगा, है ना। आया समझ में। उसके बाद में बात किया जाए तो क्या होगा, आपका सीधा भी होने वाला है। क्या, सीधा होगा। और ऐसे भी आप बोल सकते हो क्या, दर्पण के पीछे। क्या, दर्पण के क्या, पीछे बनेगा। आया समझ में, क्या होगा, दर्पण के क्या होगा, पीछे बनेगा, है ना। तब जब क्या होता है, जब फोकस और ध्रुव के बीच में अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को रखते हैं ना, तो हमको जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्राप्त होता है, तो वो क्या प्राप्त होता है, आभासी और सीधा, और वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा, और क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा जाकर। आया समझ में, आया समझ में कॉन्सेप्ट। ओके, ठीक है। तब आप समझो कौन सा यहां पर राइट होने वाला है ना, तो क्या होगा, हमने क्या बताया है, सीधा, आभासी और छोटा। तो सीधा, आभासी और छोटा, छोटा कौन सा बनाता है, हमारा उत्तल दर्पण बनाता है, यही नहीं होगा। इसके बारे में बात करें तो क्या, सीधा, आभासी
और बड़ा, क्या सीधा, आभासी और क्या हो जाएगा बड़ा। यानी बोला जाए तो ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या है बी है। क्या ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या है बी है, ये क्या हो जाएगा राइट हो जाने वाला, क्या सीधा, आभासी व बड़ा। बताओ आया समझ में, आ गया ना समझ में, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में पांचवे की बात करें तो पांचवे में भाई आप समझो, है ना, क्या पांचवे में आप समझो क्या बताया जा रहा है। तो पांचवे इन्होंने कहा है कि भाई कि हमारी जो है क्या ये दूरदृष्टि दोष है, क्या दूरदृष्टि दोष है ना, क्या ये जो हमारा क्या है दूरदृष्टि दोष है ना, क्या दूरदृष्टि दोष के निवारण की अगर बात करें, क्या निवारण है ना, क्या दूरदृष्टि दोष का क्या करना है निवारण करना है। इसमें कौन सा लेंस प्रयुक्त करते हैं, क्या कौन सा लेंस हम प्रयुक्त करते हैं, आया समझ में। तो जो हमारा क्या होता है दूरदृष्टि दोष होता है, इसमें कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है इसकी बात की गई है, आया समझ में। तब आप समझो क्या होता है किसकी हम किसका प्रयुक्त करते हैं तो भाई, तो आप समझो क्या होगा, समझिए यहां पर क्या होता है। अगर आपसे बात किया जाए क्या दूर का, क्या दूर दूर दृष्टि दोष है ना, क्या दूर दृष्टि दृष्टि दोष, ओके, क्या दूरदृष्टि दोष है ना। तो दूरदृष्टि दोष समझो, दूरदृष्टि दोष और उसके बाद में क्या होगा निकट दृष्टि दोष, क्या निकट निकट दृष्टि दोष, ओके, क्या दृष्टि दृष्टि दोष है ना, क्या निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष है ना। तो आप समझो क्या है दूर जो है, क्या दूर जो है वो क्या है निकट की अपेक्षा छोटा है। और हमारे पास क्या होते हैं दो लेंस भी होते हैं, एक उत्तल होता है एक अवतल होता है। तो जो उत्तल है वो अवतल की अपेक्षा क्या है छोटा है, इसलिए क्या होता है जो हमारा दूर दृष्टि दोष होता है ना, दूर दृष्टि दोष इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या उत्तल लेंस लगाते हैं, क्या उत्तल लेंस, क्या क्या लगाते हैं भाई, तो इसमें हम लगाते हैं क्या उत्तल लेंस, क्या हो जाएगा उत्तल लेंस। आया समझ में, इसमें कौन सा लेंस लगेगा उत्तल लेंस। और अगर निकट की बात किया जाए तो मतलब इसमें क्या होगा, तो इसमें हमारा क्या अवतल लेंस लगता है, क्या अवतल लेंस। बताओ आया समझ में, क्या होगा अवतल लेंस लगेगा, है ना, क्या अवतल लेंस। आया समझ में। सो क्या होता है दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष में क्या करते हैं हम अवतल लेंस क्या करते हैं लगाते हैं। आया समझ में। सो अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या है ए है, क्या ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या है ए है, यही क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, क्या राइट हो जाएगा अवतल लेंस। बताओ है समझ में, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट हो जाने वाला अवतल लेंस। ओके आ गया समझ में, ठीक है। उसके बाद में छठवां वाला देखो भाई, छठवें वाले में क्या बता रहे हैं, तो छठवें वाले में इन्होंने क्या बताया है कि जो हमारा क्या है विद्युत बल्ब, क्या विद्युत बल्ब, ओके है ना, क्या बताया भाई, तो इन्होंने क्या बताया ये जो हमारा क्या है विद्युत बल्ब है, क्या विद्युत बल्ब, इसका जो फिलामेंट होता है, क्या फिलामेंट, ये किस धातु का बना होता है ना, क्या ये जो हमारा विद्युत बल्ब होता है इसका जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, ये हमें बताना, सिंपल सी बात है ना। तब आप समझो क्या होता है ये जो नाइक्रोम होता है ना, तो नाइक्रोम में आपने देखा हो जो क्या होता है जो विद्युत हीटर होता है ना, विद्युत हीटर में जो तार लगा होता है वो क्या होता है वो नाइक्रोम का लगा होता है, क्या नाइक्रोम का लगा होता है। लोहे की हमारी आवश्यकता ही नहीं पड़ती, एल्यूमिनियम से क्या होता है विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अर्थात अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो होता है ना जो हमारा क्या विद्युत बल्ब होता है, तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, क्या विद्युत बल्ब का क्या होता है जो फिलामेंट होता है वो क्या होता है टंगस्टन धातु का बना होता है, क्या टंगस्टन धातु का। फिलामेंट की बात करें विद्युत बल्ब की तो क्या होता है, तो समझो क्या होता है विद्युत बल्ब हमारा लगभग ऐसे बना होता है ना, क्या ऐसे बना होता है ना, लगभग ऐसे ही तो बना होता है भाई। क्या होगा आपका विद्युत बल्ब जो होता है वो लगभग क्या होता है ऐसे बना होता है ना, क्या होगा ऐसे लगभग बना होता है, आप मतलब समझ सकते हो, है ना, क्या होता है ऐसे लगभग क्या होता है बना होता है, ओके ओके ऐसे क्या होता है बना होता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसे क्या होता है छड़ी, मतलब क्या होती है छड़ियां होती है, और इस पर क्या होता है तो इस पर हमारा क्या होता है ये जो मतलब घुमावदार तार लगा होता है ना, इसे क्या बोलते हैं फिलामेंट बोलते हैं। और ये जो घुमावदार तार का ये फिलामेंट होता है ना, ये फिलामेंट यही का होता है, ये टंगस्टन धातु का होता है। तो क्यों टंगस्टन धातु का ही हम यूज करते हैं, तो हम इसलिए यूज करते हैं कि इसका जो गलनांक होता है ना वो क्या होता है, वो हमारा क्या होता है 3800 डिग्री सेल्सियस होता है, क्या 3800 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है ये पिघलता है जाकर, आया समझ में। तो 3800 डिग्री पर ये पिघलेगा और इतनी ऊर्जा इसे मिल नहीं पाएगी, इतनी उष्मा मिल नहीं पाएगी, इसलिए क्या होता है ये सबसे ज्यादा टिकाऊ माना जाता है, इसलिए क्या करते हैं हम इसका यूज करते हैं। बताओ आया समझ में, आ गया ना समझ में, ओके ठीक है। सो क्या करो भाई आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, इनका क्या करो आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम क्या कर चलते हैं आगे वाले क्वेश्चनों पर चलते हैं। और फिर से बता दे रहे हैं, देख सकते हो आप क्या करते हैं कि ऐसे हम हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए। तो भाई क्लास भाई आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आया समझ में, आया समझ में। तो क्या करो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ओके ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका भाई आप। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा है, आपकी बार हम हाईलाइट नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि हाईलाइट करने पर क्या होता है ये मतलब ज्यादा थोड़ा अच्छा कम लगता है ना, तो उसमें क्या होगी आपको नोट्स बनाने में भी प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपकी हम हाईलाइट नहीं करने वाले, केवल क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, ओके आया समझ में, है ना। तो समझो क्या बता रहे हैं, क्या क्या है कि किसी वस्तु का क्या आभासी एवं छोटा, क्या आभासी एवं छोटा
प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? आया समझ में? समझो क्या बताया है कि आखिर हमें क्या करना है भाई, एक वस्तु है उसका क्या करना है, आभासी और क्या छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना है। क्या आभासी और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना है। अब आप बताओ वो कौन सा दर्पण है। तब आप समझो क्या होता है कि यहां पर क्या है, ऑप्शन नंबर सी आप लिख लीजिए, है ना, क्या ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्या ऑप्शन सी, है ना। तो समझो क्या होता है, जो हमारा समतल दर्पण होता है, क्या समतल, क्या समतल दर्पण, है ना, क्या समतल दर्पण, है ना। तो जो समतल दर्पण होता है ना, ये क्या करता है, ये क्या वस्तु के बराबर, क्या क्या आभासी और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। कैसा, क्या समतल दर्पण की बात करें ना, तो ये क्या करता है, ये हमारा क्या आभासी, क्या आभासी, आभासी व क्या वस्तु के, क्या वस्तु के क्या बराबर प्रतिबिंब बनाता है ना, क्या बराबर, क्या बराबर, है ना, क्या बराबर प्रतिबिंब बनाता है। ओके, है ना। और उसके बाद में अगर हम क्या बात करें, उत्तल की बात करें, क्या उत्तल, उत्तल दर्पण की बात करें, तो उत्तल दर्पण में क्या करता है, ये भी भाई आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्या आभासी प्रतिबिंब ये भी बनाता है ना, मगर क्या करता है, आभासी व क्या करता है, वस्तु से छोटा, क्या वस्तु, है ना, क्या वस्तु, क्या वस्तु से क्या छोटा। आया समझ में। क्या करता है, आभासी बनाता है और वस्तु से छोटा बनाता है। मगर यहीं पर अगर बात किया जाए किसकी, अवतल दर्पण की, क्या अवतल, क्या अवतल दर्पण की, है ना, क्या अवतल दर्पण की, तो ये क्या करता है, ये भी भाई आभासी बनाता है। क्या आभासी ये भी बनाता है, मगर आभासी के साथ क्या करता है, यह आभासी व क्या वस्तु से बड़ा, क्या वस्तु, वस्तु से क्या बड़ा। बताओ आया समझ में, आया समझ में। अब आप समझो क्या होगा, अगर आपसे समझो, है ना, क्वेश्चन का मतलब समझो, यहां पर इन्होंने क्या कहा है, आभासी एवं छोटा कहा है ना, तो आभासी और वस्तु से छोटा कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, तो वो बनाता है हमारा भाई अवतल दर्पण, है ना, क्या अवतल दर्पण। अर्थात अगर बात किया जाए तो जो हमारा क्या ऑप्शन नंबर क्या ए है, क्या ऑप्शन नंबर ए है, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। मगर आप समझो यहीं पर अगर चेंज कर दिया जाए क्वेश्चन को, अगर बोला जाए क्या आभासी व वस्तु के बराबर, क्या आभासी व वस्तु के बराबर बनाता है, तब आप क्या करोगे, तब आप समतल दर्पण टिक करोगे। ओके, आया समझ में। अगर आपसे पूछ लिया जाता क्या कि आभासी व वस्तु से बड़ा बनाता है, तो वस्तु से बड़ा बनाने काम होता है किसका, अवतल दर्पण का, तब आप अवतल दर्पण टिक करते, मगर यहां पर छोटा बात किया गया, इसलिए क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण राइट हो जाएगा आंसर। बताओ आया समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। ओके ठीक है। उसके बाद में आप समझो क्या है कि इन्होंने क्या बताया भाई, आठवां, है ना, आठवां कि क्या बात है कि जो हमारा क्या होता है, प्रकाश का रंग, हमारा मतलब आकाश का रंग नीला होता है ना, आकाश का जो रंग नीला होता है उसका क्या रीजन है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हैं ना। तब आप समझो, आप लोगों को पता है कि जो क्या होता है हमारा, क्या होता है कि प्रकाश, हाँ ठीक है, आकाश नीला होने का मतलब क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, क्या प्रकाश का क्या प्रकीर्णन। बताओ आया समझ में, क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना। जब प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, जब प्रकाश क्या होती है, क्या वायुमंडल में पहुंचती तो क्या होती है, धूल कण से टकराती है, और टकराने के बाद क्या होती है, वो क्या करती है, सभी स्थान पर क्या होती है, फैल जाती है। और जो बैगनी रंग का अपवर्तनांक होता है ना, वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो ज्यादा होने के कारण, है ना, क्या ज्यादा होने के कारण क्या करता है, सारी दिशा में फैल जाता है, और इसीलिए क्या होता है, मतलब हाँ, इसी कारण क्या होता है, वो सारी दिशा में फैलने के कारण क्या होता है, आकाश हमारा पूरा पूरा नीला हो जाता है। आया समझ में, आया समझ में। तो क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, क्या प्रकाश के प्रकीर्णन की बात किया जाएगा, तब क्या होगा, आकाश नीला होगा। या आपसे बताया जाए कि आखिर क्यों जो हमारा क्या होता है कि सिग्नल होता है वो रेड क्यों होता है ना, रोड सिग्नल जो होता है ना, वो क्या होता है, क्यों क्यों हमारा क्या होता है, रेड होता है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए भी प्रकाश प्रकीर्णन काम में आता है। और परावर्तन की बात किया, जो परावर्तन क्या होता है, प्रकाश आया, टकराया और लौट गया, यही सिंपल सी बात है। अपवर्तन क्या है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश का जाना। आया समझ में। अगर विक्षेपण की बात करें, तो विक्षेपण का मतलब है वर्ण विक्षेपण, अर्थात क्या है कि अपने मूल रंगों में प्रकाश का क्या विभाजित हो जाना, सिंपल सी बात है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्या हमारा प्रकीर्णन आता है, क्या आकाश को नीला करने के लिए। ओके, आया समझ में। उसके बाद में अगर नववें की बात करें, तो नववें में क्या बताया गया भाई, तो नववें में हमारा बताया गया क्या कि प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, क्या प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो किसमें प्रकाश की चाल हमारी अधिकतम होती है ना, तब आप समझो ठोस में क्या होती है, कम होती है, क्या ठोस में कम होती है। तब आप समझो क्या होगा, हीरे में कम होगा, सिंपल सी बात है। कांच में क्या होगा, कांच भी ठोस है, इसमें भी कम होगा। चाल जल में क्या होता है, तो जल लिक्विड है, इसलिए लिक्विड में क्या होता है, ठोस की अपेक्षा कुछ ज्यादा होती है ना। मगर गैस में क्या होती है, गैस में और ज्यादा होती, सबसे ज्यादा। मगर अगर निर्वात में बात किया जाए, क्या निर्वात मतलब जहां हवा नहीं है, तो वहां क्या होती, वहां सबसे ज्यादा होती, क्या निर्वात में क्या होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। अगर बात किया जाए कितना होती, तो वो होती क्या, 3 × 10⁻, क्या 8 मीटर प्रति सेकंड, क्या 3 × 10⁻, क्या 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर इसे आप किलोमीटर में चेंज करोगे ना, तो क्या हो जाएगा, 3 लाख किलोमीटर, क्या 3 लाख किलोमीटर। बहुत बड़ी दूरी हो गई। आप समझ सकते हो, 1 सेकंड में क्या होगा, आपने
पलक झमकाया, है ना, पलक को क्या किया, झपकाया, और तुरंत क्या हुआ, प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चला गया, है ना। ये होता है स्पीड जाकर प्रकाश की। आया समझ में, किसमें, निर्वात में। ओके, आया समझ में। तो ठोस में सबसे कम, द्रव में उससे ज्यादा, गैस में उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा निर्वात में, मतलब जहां हवा नहीं है। आया समझ में। ओके ओके, उसके बाद में आप समझो 10वें नंबर में क्या बताया भाई, कि किसी विद्युत परिपथ में, क्या, किसी विद्युत परिपथ में जो हमारा क्या होता है, प्रतिरोध के सिरों का क्या विभवांतर होता है, क्या, प्रतिरोध के सिरों का जो विभवांतर होता है उसका मात्रक क्या होगा। सिंपल सी बात है, इस कहानी को छोड़ दो, सिंपल सी बात है, क्या, विभवांतर पूछ रहे हैं। अच्छा, एक बात और बता दें, हम इन क्वेश्चनों को क्यों लिख कर लाए हैं, कि आपका ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, समय बचा सके और कम समय बेहतर से बेहतर एक्सप्लेन कर सके। ओके, और एक बात आप यहां से समझो, एक बात आप यहां से और समझो, कि जो आपका एग्जामिनर होता है ना, वो आपको क्या घुमाने की कोशिश करता है, डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है। ये सारे के सारे पिछले वर्ष में पूछे जा चुके हैं। आया समझ में, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप ये समझो, है ना। यहां पर भी क्या किया है उसने, मतलब तुम्हें घुमाया ही है, डायरेक्ट नहीं उसने बताया। यहां पर भी डायरेक्ट वो नहीं बोल रहा है, आपको क्या भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। तो आप समझो, आप क्या करो, आप एग्जामिनर के माइंड को पकड़ो। आया समझ में। इसीलिए एक टीचर का होना आवश्यक है, जो कि बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन को क्या करे, एक्सप्लेन कर सके। सो प्लीज आप क्या करो, हमारा सपोर्ट करना स्टार्ट करो और हमारे साथ जुड़ जाओ। हम बेहतरीन से बेहतरीन आपका मार्क्स बनवाएंगे। आया समझ में, आया समझ में ना, है ना। तो समझो क्या होगा, ये पूरी पूरी कहानी भूल जाओ, सिंपल सी बात है, क्या, विभवांतर। और विभवांतर को क्या हम 20 से प्रदर्शित करते हैं, और जो विभवांतर का मात्रक होता है वो क्या होता है, बोल्ट होता है। क्या, बोल्ट होता है, एकदम सिंपल सी बात, क्या हो जाएगा, बोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आया समझ में। ओके, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में 11वां नंबर देखो, है ना, यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए। 11वां देखो क्या इन्होंने कहा है, कि वस्तु का क्या, वस्तु का आभासी एवं छोटा, क्या, वस्तु का आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस लेंस की आवश्यकता होती है। जस्ट क्या है, जस्ट क्या है, ऐसे ही उल्टा ही है ना, मतलब क्या है, पूरे पूरे ऊपर वाले क्वेश्चन पर ही डिपेंड है ना, ऊपर वाले क्वेश्चन पर ही डिपेंड है। केवल क्या है, इन्होंने इन्होंने क्या बता दिया, तो यहां पर लेंस की बात की गई है। तब आप समझो, आप एक बात ये ध्यान रखना, कि जो लेंस होता है, लेंस वो दर्पण का उल्टा होता है, और जो दर्पण होता है ना, वो लेंस का उल्टा होता है। सिंपल सी बात है। अर्थात यहां पर कुछ नहीं करना है, कि इन्होंने क्या कहा था, यहां पर भी, यहां पर बताया था क्या, आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब, तब हमने उत्तल दर्पण टिक किया है। और यहां पर भी क्या बता रहे हैं, आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब, तो क्या होगा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बना रहे हैं। तो आभासी, आभासी और छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो आभासी और छोटा प्रतिबिंब हमारा क्या बनाता है, तो वो बनाता है जाकर क्या, हमारा अवतल लेंस। क्या, अवतल लेंस। आया समझ में, आया समझ में। जस्ट आपको अपोजिट यहां पर ध्यान देना है, आप ये समझ लो। अगर यही बात करें दर्पण के लिए, तो वहां पर उत्तल दर्पण हो जाएगा, मगर लेंस के लिए बात करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, आपका अवतल लेंस हो जाएगा। आया समझ में। जैसे दर्पण में अवतल दर्पण अलग अलग स्थान पर रखी वस्तुओं का अलग अलग साइज और अलग अलग प्रकृति का प्रतिबिंब बनाता है ना, वैसे ही लेंस में हमारा क्या, उत्तल लेंस अलग अलग स्थान पर रखी वस्तु का अलग अलग प्रकृति और अलग अलग साइज में प्रतिबिंब बनाता है। आया समझ में कॉन्सेप्ट, आया समझ में ना। ओके, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में आप 12वां नंबर देखो, 12वां नंबर, तो 12वें में इन्होंने क्या बताया, कि नेत्र लेंस, क्या, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, क्या, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। यानी आप ये समझो, क्या, नेत्र लेंस में फोकस दूरी, आंखों की मांसपेशियों के द्वारा नेत्र लेंस में फोकस दूरी को क्या बोला जाता है, सामंजन क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सामंजन क्षमता बोलते हैं। और यही इन्होंने, सिंपल सी बात है, आप समझो क्या, कि यहां पर डायरेक्ट नहीं उसने कहा कि भाई सामंजन क्षमता किसके द्वारा लगाया जाता है। आपको एग्जामिनर भ्रमित कर रहा है, क्या कर रहा है, भ्रमित कर रहा है समझ में, डायरेक्ट वो नहीं पूछ रहा है। तो आप उसके माइंड सेटअप को क्या करो, समझने की कोशिश करो, और जुड़ो एक ऐसे टीचर से जो कि आपको हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बता सके। आया समझ में। सो ये जो मतलब, ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब कि सामंजन क्षमता किस मांसपेशी के द्वारा लगाई जाती है। तो सिंपल सी बात है, ये पुतली, तो पुतली तो हमारी क्या हो, ऊपर ही है। क्या, ये पुतली क्या है, ऊपर ही है ना। जो मतलब क्या, कलर वाला पार्ट है ना, जो ब्लैक ब्लैक कलर वाला पार्ट, वही क्या हो गया, पुतली हो गया। दृष्टिपटल, है ना, दृष्टिपटल मतलब क्या होता है, ऊपरी वाली सतह, है ना, नेत्र की ऊपरी वाली सतह। उसके बाद में जो ये हमारी क्या होती है, पश्चिमाभिपेशी होती है। क्या, पश्चिमाभिपेशी। आया समझ में। जो ये क्या होता है, पश्चिमाभिपेशी होती है, इसके ही द्वारा हम क्या करते हैं, तो इसके ही द्वारा क्या होता है, हमारा सामंजन क्षमता लगाया जाता है, अर्थात नेत्र लेंस की फोकस दूरी को चेंज किया जाता है। आया समझ में, आया समझ में ना। ओके, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में 13वां नंबर देखो, तो 13वें नंबर में इन्होंने क्या बताया, कि भाई जो हमारा क्या होता है, तारा, है ना, जो तारे हमारे टिमटिमाते हैं, क्या, तारे हमारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो आप समझो, हमने अभी तुमको बताया प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब क्या है, क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब क्या है, प्रकाश का फैलाव, है ना। प्रकाश आए, क्या, टकराए, और टकराने के बाद में सभी दिशा में
क्या हो, फैल जाए, उसका मतलब क्या हो जाए, प्रकाश का विकिरण। परावर्तन आपको पता ही है, प्रकाश आया, टकराया और क्या हुआ, लौट गया उसी माध्यम में, फैला नहीं, लौट गया, है ना, आया समझ में। उसके बाद में क्या, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, क्या, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, है ना। तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, आया समझ में, प्रकाश के क्या, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, हमारे जो तारे होते हैं वो क्या होते हैं, टिमटिमाना स्टार्ट करते हैं, टिमटिमाना महसूस होते हैं। आया समझ, टिमटिमाना का मतलब क्या हुआ, उनकी जो लाइट होती है ना वो क्या होती है, धीमी और तेज होना, है ना। क्या, कभी आपको महसूस होगा कि तारे बहुत तेज से जल रहे हैं और कभी महसूस होगा कि बहुत आराम से जल रहे हैं ना, तो यही प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, टिमटिमाना बोला जाता है। अच्छा, ये होता कैसे है, तो ये ऐसे होता है ना कि वायुमंडल में बहुत सारी लेयर है, क्या, बहुत सारी परतें हैं, तो उन बहुत सारी परतों से जब प्रकाश क्या होता है हमारा गुजरता है ना, बहुत सारी परतों से क्या होता है, प्रकाश हमारा गुजरता है, तो उस क्या होती है, तारे की वास्तविक स्थिति हमें नहीं पता चलती है ना। तो क्या होता है, इसके कारण कभी तारा इधर जाता है, कभी उधर जाता है, ऐसे महसूस होता है, तब हमें क्या होता है, वो टिमटिमाना महसूस होता है। आया समझ में। और उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है आपका, एक ये ब्लैक ब्लैक मार्कर से हमने लिख दिया, है ना, इनमें से कोई नहीं। ओके, आया समझ में। सो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर से हम बता रहे हैं आपको, आपको हम फिर से बता रहे हैं, आप एग्जामिनर का कॉन्सेप्ट समझो, उसका माइंड सेटअप समझो, वो क्या कर रहा है, वो आप लोगों को भ्रमित कर रहा है, पूछ रहा है वही, पूछ रहा है वही, लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है। सो एक ऐसे टीचर का होना जरूरी है आपके साथ जो कि आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, अच्छे से समझा सके। सो प्लीज, अगर बेहतरीन मार्क्स आपको लाना है ना अपने बोर्ड एग्जाम में, तो आप हमसे जुड़ जाओ, मैथ और साइंस की हम आपकी गारंटी लेते हैं। ओके, बहुत सारी क्लासें हमने दी हैं। सो अगर अभी तक आपने अपनी बेहतरीन स्टडी नहीं की है ना, तो डरने की कोई बात नहीं, आप हमारे साथ जुड़ो, आया समझ में। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद में जो अन्य बचे क्वेश्चन है उनका भी सोल्यूशन हम लोग करते हैं। ओके, है ना, ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट भाई इसका आप। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 14वां है कि क्या बता रहे हैं कि भाई, किसी धारावाही परिनालिका, परिनालिका क्या होती है, तो मान चलो क्या हो कि आप किसी ठोस में, है ना, क्या, मान चलो क्या, पाइप पाइप ले लो, और पाइप पर क्या करो, धारावाही चालक तार क्या करो, लपेट दो, है ना, एक ले लो आप क्या, लोहे की पाइप, और उस लोहे की पाइप पर क्या करो, धारावाही चालक तार लपेट दो, और फिर जब उस धारावाही चालक तार में धारा आप प्रवाहित करोगे तो क्या होगा, जो यंत्र बन के तैयार होगा उसी को क्या बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं। क्या बोला जाता है, परिनालिका बोला जाता है। आया समझ में। तो क्या बताया गया है कि किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र का मतलब कि किसी चीज से बांध कर क्या करो, आप ऐसे लटका दो, है ना, मतलब मान चलो आपने एक डोरा ले लिया और उससे बांध के क्या किया, ऐसे लटका दिया, है ना, तो क्या करें, स्वतंत्र रूप से लटकाने पर वह सदैव स्थित होती है। यानी इनके कहने का मतलब है कि एक धारावाही, क्या, धारावाही परिनालिका है, यानी क्या है कि एक धारावाही परिनालिका है, उसमें क्या धारा बह रही है, अगर उसको हम क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से लटकाएं, क्या, स्वतंत्र रूप से लटकाएं, यानी क्या हो कि आप डोरे से बांध कर मान के चलो उसे लटका दो कि, तो वो क्या होगा, किस दिशा में हमेशा रुकेगी, तो वो क्या होती है, समझो क्या होता है कि वो जो धारावाही परिनालिका होती है ना, ये कुछ ना कुछ क्या होगी, लंबी होगी, तो ये जो लंबी होती है ना, तो ये दंड चुंबक के भांति कार्य करने लगी, तो क्या, दंड चुंबक के भांति कार्य करने लगती है, और उसे मान चलो अगर हम क्या करते हैं, ऐसे मान चलो किसी डोरे से बांध कर अगर हम टांग देना, टांग दे, तो वो क्या होगा है, वो क्या होता है, हमेशा उत्तर दक्षिण में रुकती है, क्या, उत्तर दक्षिण में, क्या, उत्तर दक्षिण में रुकती है। अर्थात अगर बोला जाए, क्या, अर्थात अगर बोला जाए, जो हमारा इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या, इसमें जो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बताओ, आया समझ में, क्या होगा, राइट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाने वाला, क्यों, क्योंकि वो हमेशा उत्तर दक्षिण में ही रुकती है, आया समझ में। और वो क्या करता है, दंड चुंबक के भांति कार्य करती है। दंड चुंबक मतलब वो क्या होता है, जो हमारे लंबे वाले चुंबक होते हैं ना, जो लंबे वाले चुंबक होते हैं, अगर आपके घर पे होगा तो आप उसे बांधकर आप ट्राई भी कर सकते हो, हमेशा उत्तर दक्षिण में ही रुकेंगे। ये क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी होती है ना, ये भी एक चुंबक के भांति कार्य करती है, आया समझ में, ये भी चुंबक के भांति कार्य करती है। ओके, है ना, बहुत अच्छी बात है। अब आप समझो, यहां पर धारावाही परिनालिका दी गई है, अगर कोई दंड चुंबक के दिया जाता है, यानी ये धारावाही परिनालिका दंड चुंबक के भांति कार्य करती है। दंड चुंबक का मतलब दंडाकार चुंबक था, लंबा वाला चुंबक, है ना। या आप समझ लो कि क्या हो, वो दिशा सूचक सुई आती है, दिशा सूचक यानी उससे क्या होता है, दिशा मापा जाता है ना, वो भी चुंबक के भांति कार्य करती है, तो वो भी क्या होती है, चाहे आपसे दिशा सूचक सुई के बारे में बात किया जाए, वो उत्तर दक्षिण में रुकेगी, दंडाकार चुंबक अर्थात दंड चुंबक के बारे में बात किया जाए, वो भी उत्तर दक्षिण में ही हमेशा रुकेगा, और अगर धारावाही परिनालिका की बात की जाए, ये भी हमारे क्या, हमेशा उत्तर दक्षिण में ही रुकने वाले हैं। आया समझ में, आया समझ में। तो यहां से हमने आपके 3 क्वेश्चन को कवर करा दिया, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन कवर करा दिया, आया समझ में। ओके, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में आप समझो 15वां, तो 15वें में क्या बताया भाई कि किसी विद्युत बल्ब पर क्या, क्या, 440 वाट, वाट किसका मात्रक, शक्ति का मात्रक है, यानी पी का मान इन्होंने क्या हमें दे रखा है, और उसके बाद में 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक है, तो वोल्ट हमारा क्या है, डब्ल्यू, हाँ, किसका, विभव का मात्रक है ना, विभव का मात्रक है, लिखा है बल्ब के
फिलामेंट का प्रतिरोध हमें बताना है, क्या होगा, ये क्या है आपका न्यूमेरिकल है ना। तो समझो क्या होता है कि यहाँ पर एक सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र होता है कि जो हमारा P होता है ना वैद्युत शक्ति, वो बराबर होता है किसके, बी स्क्वायर अपान में आर के, क्या बी स्क्वायर अपान आर के, है ना। तो आप समझो हमको क्या निकालना है, P का मान इन्होंने दे रखा है, B का मान भी दे रखा है, आर निकालना है। तो क्या करो, आर आप उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, B आपका ऊपर है ना। तो B का स्क्वायर, B क्या है, तो B हमारा कितना दे रखा है 220, क्या रख दोगे आप 220 स्क्वायर, इसलिए क्या हो जाएगा 220 गुणे 220 हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई, समझो ये क्या होगा, अगर ये डिवाइड में दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बनेगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी साइड आएगा तो डिवाइड में, यानी क्या हो जाएगी, ये नीचे आ जाएगा, है ना। कितना है, तो 440 है, तो यहाँ पर क्या रख दो आप 440 रख दो, बहुत अच्छी बात है। अब समझो जीरो से जीरो क्या करो आप काट दो, ओके, बहुत अच्छी बात है ना। तो 22 से कम 22 और 22 दूना क्या हो जाएगा 44, है ना, 22 से कम 22, 22 दूना 44, और क्या हो जाएगा 2 एक कम 2, और क्या हो जाएगा 11 दूना 22, और क्या हो जाएगा 2 जीरो हम्मा जीरो, यानी जो आर का मान आने वाला क्या आ जाएगा, आर का मान जो आने वाला वो क्या आ जाएगा 110 ओम, क्या आएगा 110 ओम। बताओ आया समझ में। सो इसमें भाई ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, हमारा क्या हो जाएगा डी राइट हो जाने वाला, क्या ऑप्शन नंबर क्या भाई डी राइट हो जाएगा 110 ओम। बताओ आया समझ में, आया समझ में ना। तो ऐसे ही आप समझ सकते हो, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, है ना। उसके बाद में आप समझो क्या है 16वां नंबर, है ना, 16वां नंबर है। तो इन्होंने क्या बताया भाई कि हमारी क्या है कि ये क्या है, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक क्या है उत्तल लेंस, क्या 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का क्या है एक उत्तल लेंस है, एक वस्तु के बराबर क्या करता है, एक वस्तु के बराबर आकार का क्या वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है वस्तु, और इसके प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करनी है। अब आप समझो, अब आप समझो फोकस दूरी इन्होंने एफ का मान दे रखा है ना, फोकस दूरी केवल क्या इन्होंने एफ का मान दे रखा है, आया समझ में। तब आप समझो कि हम इसका ऐसे नहीं निकाल सकते, है ना, केवल एफ दे रखा है, अगर यहां पर यू भी दे रखा होता, है ना, अगर इन्होंने यू दे रखा होता तब तो हम क्या करते बी निकाल लेते और फिर यू बी के बीच का हम दूरी निकाल लेते बड़े आराम से। लेकिन यहां पर केवल एफ दे रखा है, जिसकी जो मान है वो क्या है 10 सेंटीमीटर, इसलिए हम क्या करेंगे यहां पर हम चित्र बनाकर क्या करेंगे, थोड़ा मतलब माइंड सेटअप लगाएंगे, तब आंसर निकलने वाला है ना। तो समझो कैसे आंसर इसका करेंगे, है ना। तो इन्होंने क्या कहा उत्तल लेंस, सबसे पहले हम क्या करते हैं एक उत्तल लेंस बना लेते हैं, क्या एक क्या किया जाता है उत्तल लेंस भाई बना लिया जाता है ना। ये क्या हो गया आपका उत्तल लेंस हो गया, ओके, है ना। क्या होता है कि इसको हम ऐसे क्या करते हैं, इसको ऐसे हम मिला देते हैं, है ना। उसके बाद में क्या करते हैं कि ऐसे हम लोग क्या करते हैं एक रेखा डालते हैं ना, जिसे क्या बोला जाता है मुख्य अक्ष, और यहां पर जहां पर ये काटता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम प्रकाशिक केंद्र, अर्थात सी से प्रदर्शित किया जाता है, ओके, आया समझ में, आया समझ में। उसके बाद में समझो ये यहां पर एक पॉइंट होता है, जैसे समझो जैसे दर्पण का फोकस होता है ना, वैसे ही यहां पर क्या होता है हमारा फोकस होता है ना, ये क्या होता है फोकस होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम द्वितीय फोकस, क्या बोलते हैं द्वितीय फोकस, यानी ये क्या हो जाएगा, ये होता है हमारा 2f, क्या होता है ये क्या होता है 2f होता है ना 2f, ओके। और यहाँ पर क्या होता है ये हमारा होता है क्या 2f2, क्या 2f2 यानी वक्रता त्रिज्या, है ना, क्या वक्रता त्रिज्या, क्या वक्रता त्रिज्या, है ना। क्या फोकस दूरी के दो गुने पर दूरी पर स्थित होती है, जैसे लेंस में क्या दर्पण में क्या होती है वक्रता त्रिज्या होती है, वैसे यहाँ पर क्या होती है, तो यहाँ पर हमारी क्या होती है 2f होता है जाकर, है ना, ये यहाँ पर बराबर बनेगा ना, ओके ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2f2, और ये क्या है 2f1, है ना, क्या है, नहीं ऐसे नहीं होगा, क्या होगा ये ऐसे होगा, है ना, ठीक है, हाँ क्या होगा F2, और ये क्या है 2F2, है ना, क्या F2 और 2F2, और उसके बाद में इधर क्या बनता है, तो इधर हमारा इतनी ही दूरी पर क्या बनता है हमारा F बनता है ना, क्या F बनता है, और इतनी ही दूरी पर आगे जाकर क्या 2F बनता है, आया समझ में, आया समझ में, ये ऐसे होता है ना। तब आप समझो जैसे यहाँ पर क्या बताया गया, ये हमारी ये स्थित होती है, ये क्या है, ये हमारा प्रथम, ये हमारा क्या है प्रथम फोकस, ये द्वितीय फोकस है, और ये द्वितीय फोकस के दो गुनी दूरी पर स्थित है, जिसे हम क्या बोलते हैं 2F2 बोलते हैं, और ये प्रथम फोकस की दो गुनी दूरी पर स्थित है, जिसे क्या बोला जाता है हमारा, क्या बोला जाता है, तो इसे बोलते हैं क्या 2F बोलते हैं, आया समझ में। अब आप समझो इन्होंने क्या बताया है कि क्या करता है बराबर आकार का क्या वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, क्या बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो समझो जब बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और ये फोकस का मान कितना दे रखा है, तो फोकस का मान हमारा क्या दे रखा है 10 दे रखा है, कितना 10 दे रखा है ना, ये क्या है ये 10 सेंटीमीटर, क्या है ये पूरा पूरा मान हमारा क्या है 10 सेंटीमीटर, ओके, आया समझ में, क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, है ना, आया समझ में। तो क्या होगा इतनी ही क्या इतनी ही दूरी पर यह भी स्थित होता है, तो अर्थात अगर बोला जाए तो इसका मान क्या कितना आ जाएगा 10 10 दूना 20, है ना, इसकी क्या फोकस दूरी के दो गुना दूरी पर स्थित है ना ये, तो क्या हो जाएगा इसके बीच की जो दूरी बनेगी वो क्या बनेगी हमारी, वो कितनी बन जाएगी 20 बन जाएगी, क्या बन जाएगी 20 बन जाएगी, सिंपल सी बात है ना, आया समझ में, आया समझ में। जब सिंपल है ना ये बन जाएगा, और फिर इतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी पर आपका F2 होता है ना, उतनी ही दूरी पर क्या होता है आपका F1 होता है, यानी यहां अगर बात करें तो ये भी क्या हो जाने वाला, ये भी आपका मान क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, ओके। अब आप समझो क्या होगा बराबर आकार का और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमको वस्तु को
क्या करना पड़ेगा, ये यहां पर रखना पड़ेगा, क्या यहां पर। जैसे हम लोग क्या करते हैं लेंस में नहीं दर्पण में अवतल दर्पण में जैसे जैसे समझो जो अवतल दर्पण का काम होता है वही उत्तल लेंस का काम होता है, सेम टू सेम वैसे वो भी प्रतिबिंब बनाता है। तो जैसे हम लोग अवतल अवतल दर्पण में क्या करते हैं वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तब जाकर हमारा क्या होता है वक्रता केंद्र पर ही उतना ही बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है ना। वैसे ही समझो ये क्या है, ये अगर इस वाले पृष्ठ के लिए बात किया जाए, इस वाले गोले के लिए बात किया जाए, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा फोकस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा वक्रता केंद्र। और ये क्या हो जाएगा, इसके लिए बात करें इस वाले आगे वाले के लिए, तो ये क्या हो जाएगा फोकस हो जाएगा, ये हो जाएगा वक्रता केंद्र, है ना। तो हम जब यहां पर रखेंगे ना वस्तु को, जब यहां पर वस्तु रखेंगे, है ना, तो क्या होगा, तब हमको क्या होगा, ये यहां पर हमको उतना ही बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब मिलने वाला, क्या उतना ही बड़ा क्या वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा। आया समझ में। अब आप समझो इसकी यहां से प्रकाशिक केंद्र से F2 की दूरी 10 है, तो 2F2 की हो जाएगी क्या 20। वैसे ही क्या होगा, ये हमारा क्या होगा प्रकाशिक केंद्र से F की दूरी क्या होगी 10। और अगर बात किया जाए, अगर हम बात करें किसकी, ये जो हमारा क्या है 2F2 है, क्या 2F, हाँ 2F है, 2F है, तो इसकी कितना होगा, तो इसका हमारा क्या बन जाएगा, तो इसका हमारा क्या बन जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्या बन जाएगा 20 सेंटीमीटर। बताओ आया समझ में, कितना बन जाएगा। ओके ये यहीं पर है ना, क्या है आपका, क्या ये यहीं पर है ना, क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके बताओ इतना आया समझ में, है ना। तब आप समझो प्रकाशिक केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है आपका प्रतिबिंब स्थित है, और प्रकाशिक केंद्र से ही 20 सेंटीमीटर पर आपकी क्या वस्तु स्थित है, अर्थात 20 इधर और 20 इधर, टोटल अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाने वाला, कितना 40 सेंटीमीटर पर। अर्थात अगर बात किया जाए तो वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी, ये क्या है, ये आपकी क्या है वस्तु है, और ये क्या है, ये क्या है आपका प्रतिबिंब है, क्या प्रतिबिंब है ना, क्या प्रतिबिंब है ना। तो अगर बात करें क्या प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी तो कितनी होगी, वो 40 सेंटीमीटर होने वाली है। और ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या है डी है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है 40 सेंटीमीटर, वो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में, आया समझ में। समझो हमने क्या बताया, केवल यहां पर फोकस दूरी का मान दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है। आया समझ में। अगर u का मान भी दिया जाता ना, तो हम तो क्या करते b का मान लेंस वाले सूत्र से निकाल के जोड़ देते और हमें पता चल जाता, एकदम सिंपल सी बात है। लेकिन यहां पर केवल फोकस दूरी का मान दे रखा है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम चित्र से कॉन्सेप्ट बनाएंगे, क्या करेंगे चित्र से कॉन्सेप्ट बनाएंगे। और जब हम क्या 2F2 पर, क्या 2F2 पर बिंब को रखते हैं, वस्तु को रखते हैं, तब हमें क्या 2F पर उतना ही बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। आया समझ में, आया समझ में। तो इतना मान क्या F2 की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो 2F2 की क्या हो जाएगी हमारी 20 सेंटीमीटर दूरी हो जाएगी। और वैसे ही F की हमारी 10 सेंटीमीटर होगी, और 2F की हमारी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो प्रकाशिक केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर क्या स्थित है हमारा प्रतिबिंब, और 20 सेंटीमीटर दूरी पर ही हमारा क्या बिंब भी स्थित है। तो क्या होगा, दोनों को जोड़ने के बाद हमारा क्या बन जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अर्थात वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी बनेगी 40 सेंटीमीटर बनेगी। बताओ आया समझ में, आ गया ना समझ में कॉन्सेप्ट। ओके बहुत अच्छी बात है, समझ लिए हो तो, है ना। उसके बाद में 17वें में देखो, तो 17वें में क्या बताया है कि भाई एक उत्तल दर्पण, क्या उत्तल दर्पण है, द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। यानी इनके कहने का मतलब है कि जो आवर्धन का मतलब क्या हुआ, उसकी प्रतिबिंब की साइज कैसी है ना। तो आप समझो जब आवर्धन क्या होता है, सबसे पहले आप समझो ये कौन सा दर्पण हमारा मतलब कौन कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये क्या करता है, ये हमेशा जो उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण हमेशा क्या करता है, तो उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, क्या छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और जब छोटा बनाता है ना, तो जो हमारा आवर्धन होता है, क्या आवर्धन वो क्या होता है 1 से कम होता है, क्या 1 से कम। बताओ आया समझ में। जब आवर्धन 1 होगा अर्थात 1 के बराबर होगा, तब क्या होगा, हमारी जो वस्तु और प्रतिबिंब होंगी, वस्तु और प्रतिबिंब होगा, वो दोनों क्या होगा बराबर बनेगा जाकर, एकदम सिंपल सी बात है। जब अधिक होगा, जब क्या होगा अधिक होगा, तब क्या होगा, तब हमारी जो वस्तु होगी वो क्या हो जाए, मतलब प्रतिबिंब जो होगा वो क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा वस्तु से। लेकिन अगर क्या होगा कम होगा, अगर कम होगा तो क्या होगा, हमारी जो प्रतिबिंब बनने वाली वो क्या होगी छोटी होगी जाकर वस्तु से। आया समझ में, आया समझ में। अगर कम होगा तब आ गया ना समझ में। ओके है ना, बहुत अच्छी बात है। फिर आप समझो, है ना, क्या दिया गया 18वां नंबर, क्या 18वां नंबर इन्होंने क्या बताया है कि एक आभासी लेंस की क्या फोकस दूरी क्या है 20 सेंटीमीटर है। हमको बताना है क्या इसकी क्षमता कितनी होगी, क्या पी का मान पूछा, एफ का मान दे रखा है, पी का मान पूछा है। तो आप समझो समझो ऐसे ही सॉल्व किए ले रहे हैं ना। तो आप लोगों को पता है कि जो एफ होता है क्या सेंटीमीटर में दे रखा है ना, सेंटीमीटर में, तो हमारा जो पी होता है वो क्या होता है सेंटीमीटर में बात किया जाए तो क्या हो जाएगा 100/f। ओके आप समझो क्या यहाँ पर है, यहाँ पर है 100, एफ क्या का मान कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो आप जब काटोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ से 5 आ जाएगा, यानी पी की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, क्या इन्होंने दिया है। तो अब समझो
क्या बात किया गया है? तो अभिसारी, ओके, ये आप समझो क्या अभिसारी, अभिसारी का मतलब क्या होता है? अभिसारी का मतलब क्या? प्रकाश किरणों को बटोरना, है ना? अभिसारी का मतलब प्रकाश किरणों को बटोरना, और प्रकाश किरणों को कौन बटोरता है? तो हमारा उत्तल लेंस बटोरता है। क्या? उत्तल लेंस बटोरता है। आया समझ में? तो क्या होगा यहाँ पर मान जो आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, यानी क्या हो जाएगा? 5.0, या है ना, यही में तो है ना, ठीक है, 5.0 डायोप्टर आप इसे बोल सकते हो। आया समझ में? क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? डायोप्टर होता है। अर्थात बोला जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाने वाला। बताओ आया समझ में? आया समझ में ना? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में 19वां आप देखो, क्या 19वां देखो, तो 19वें में इन्होंने क्या बताया भाई? तो 19वें में इन्होंने बताया कि निम्नलिखित में, क्या निम्नलिखित में कौन सी परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं प्रदर्शित करती है? आप समझो, आपको एग्जामिनर कितना परेशान कर रहा है ना, कितना आपको परेशान कह रहा है। इसका मतलब क्या है? निम्नलिखित में कौन किसी परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये हुआ जाकर कि आखिर इन चारों में से कौन सा ऐसा सूत्र है जो कि विद्युत शक्ति का नहीं है? क्या विद्युत शक्ति का नहीं है? तो आप समझो, विद्युत शक्ति को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो उसको क्या पी से प्रदर्शित किया जाता है ना? क्या विद्युत शक्ति को किससे प्रदर्शित किया जाता है? पी से प्रदर्शित किया जाता है ना? तो आप समझो क्या होगा, जो हमारा क्या होता है पी होता है वो क्या होता है? वो बी आई होता है ना? और उसके बाद में क्या होता है? बी स्क्वायर अपान में आर होता है, और ये क्या होता है? एक आई स्क्वायर आर होता है। ये क्या होते हैं? 3 सूत्र होते हैं। क्या? पी के क्या होते हैं? 3 सूत्र होते हैं। और आप देख सकते हो, आई स्क्वायर आर दिया गया ऑप्शन फर्स्ट में, है ना, वी आई दिया गया सेकंड ऑप्शन में, और बी स्क्वायर आर दिया गया 4 ऑप्शन में, और जो ये ऑप्शन नंबर क्या हमारा है? ऑप्शन नंबर सी है। ये क्या है? ये आई स्क्वायर आर तो कुछ होता ही नहीं है भाई, आई स्क्वायर आर तो कुछ होता ही नहीं है, यानी ये भी वैद्युत शक्ति का सूत्र है, ये भी वैद्युत शक्ति का सूत्र है, और ये भी वैद्युत शक्ति का सूत्र है। इन्होंने कहा था क्या? कौन वैद्युत शक्ति को परिपथ में नहीं प्रदर्शित करता है, अर्थात कौन वैद्युत शक्ति का सूत्र नहीं होगा, तो यही आई आर स्क्वायर नहीं होने वाला है। आया समझ में? सो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला राइट हो जाएगा। ओके, आ गया समझ में ना? बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में 20वां और लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का आप लोग समझो, है ना? क्या बताया इन्होंने? 20वां और लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का समझो, तो इन्होंने क्या बताया है? किसी धारावाही चालक, क्या धारावाही चालक, है ना? चलो हम इसे क्या करते हैं, आपको चित्र के द्वारा समझाते, तभी आप समझ पाओगे अच्छे से, है ना? ये हमने ले लिया क्या? एक धारावाही चालक तार। इसमें क्या है? इसमें भाई आपकी धारा क्या हो रही? प्रवाहित हो रही है ना? क्या इसमें क्या है? तो इसमें आपकी भाई क्या धारा प्रवाहित हो रही है। ओके, क्या इसमें क्या है? आपकी धारा प्रवाहित हो रही। बहुत अच्छी बात है ना? क्या धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर किस प्रकार निर्भर करती है? यानी दूरी पर किस प्रकार निर्भर करती, तब आप समझो क्या होगा? ये चालक है, चालक में धारा बह रही है ना? क्या होगा? इसमें क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और ये भी क्या करेगी? ये भी एक दंड चुंबक के भांति कार्य करने करेगी, है ना? क्या? दंड चुंबक की भांति क्या करेगी? कार्य करने लगेगी। बताओ आया समझ में? क्या होगा? दंड चुंबक के भांति क्या होगा? ये कार्य करने लगेगी, है ना? ऐसे ही तो होगा जाकर, है ना? क्या होगा? ऐसे ही तो होने वाला है, सिंपल सी बात है ना? ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऐसा बनेगा, यहाँ पर क्या होता है? ऐसा बनता है, यहाँ पर क्या? ऐसा, ओके, और यहाँ पर क्या होता है? ऐसे बनता है ना? और उसके बाद में अगर यहाँ की बात करें तो ये क्या होगा? ऐसा बनेगा, और यहाँ पर क्या होगा? ऐसा बनेगा, है ना? ये होता है ना? तब आप समझो क्या होगा? इन्होंने कहा है मतलब कि दूरी पर ये कैसे निर्भर करती है, अर्थात सिंपल सी बात है, समझो क्या? दूरी पर कैसे निर्भर करती है, यानी दूरी बढ़ाओगे तो बढ़ेगी, या दूरी बढ़ाओगे तो घटेगी। तब आप समझो, अगर हम इस तार के इस पॉइंट पर देखें तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत ज्यादा होगा, लेकिन अगर इस पॉइंट पर देखें तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? कम हो जाएगा ना? समझो बात को, अगर इस पॉइंट पर देखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत ज्यादा होगा, अगर इस पर देखो तो क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर हम यहां कहीं देख रहे हैं तो क्या होगा? बहुत ही कम हो जाएगा ना? इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ जाकर कि हम जब दूरी को बढ़ा रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, दूरी को बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हमारी? कम हो रही है, और इसको बोला जाता है क्या? व्युत्क्रमानुपाती। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम बी से प्रदर्शित करते हैं। क्या? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किससे? बी से प्रदर्शित किया जाता है, और क्या होता है कि बढ़ाने पर क्या हो रही? घट रही, अर्थात ये क्या हो जाएगा हमारा? ये ऐसा बनने वाला, जिसको पढ़ा जाता है क्या? बी प्रोपोर्शनल 1/r। क्या? बी प्रोपोर्शनल 1/r, यानी इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगी, या इसको बढ़ाओगे तो ये घटने वाली है। आया समझ में? आया समझ में? दूरी अगर कम करोगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? बढ़ जाएगी, और दूरी अधिक करोगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? घट जाएगी, है ना? और इसका मतलब क्या होता है कि व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात जो आर होगा वो क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या? व्युत्क्रमानुपाती होने वाला है। आया समझ में? सो अगर इसमें देखा जाए तो आपका जो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर ये जो आपका क्या है? ए है, कि आर हमारा क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा, किसके? वैद्युत क्षेत्र के। आया समझ में? सो यही क्या हो जाने वाला? राइट हो जाने वाला है। समझ में? सो भाई
आशा करते हैं कि आपको क्लास बहुत 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 अच्छी लगी होगी। हमने आपको 20 के 20 क्वेश्चनों को एक एक कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। आया समझ में? अनजाने में कोई गलती अगर हो गई है तो उसके लिए वेरी वेरी सो सॉरी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, है ना? लेकिन आप समझ सकते हो हमारा आपके प्रति प्रेम, है ना, कितना हमें आपसे लगाव है। हम आपको बेहतरीन सा बेहतरीन कंटेंट सबसे अलग देते हैं। आप ये समझ लो हमने इतनी टाइम में इतने क्वेश्चनों को कराया है। अगर आप किसी अन्य प्लेटफॉर्म से पढ़ते ना तो अब तक तो इसको कब का उड़ा के फेंक दिया जाता, है ना? लेकिन वहां पर आपको रटाया जाता, ये भी आप समझ लो। आया समझ में? आप भले कम पढ़ो मगर भाई अच्छे से पढ़ो। भले कम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपको पढ़ा हुआ आना चाहिए, सीखना चाहिए। तो हमने हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्यों आखिर आंसर राइट है तो यही राइट है और क्यों रॉन्ग है तो अन्य वाले रॉन्ग हैं। ये सारा का सारा 1 से लेकर 20 के क्वेश्चन तक सारा का सारा हमने एक्सप्लेन किया है। सो भाई आशा करता हूँ क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप हमारा सपोर्ट कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको हम बेहतरीन सा बेहतरीन मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में दिलाएँगे और आप जितना हमारा सपोर्ट करोगे ना उतना ही बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। ओके? आया समझ में? और अभी जो ये आपका क्या हो रहा है, ये जनवरी जो चल रहा है ना, ये जनवरी ऐसे ही चलेगा। फरवरी में 1-2 तारीख से बहुत ही धमाकेदार क्लास आप लोगों की मिलने वाली हैं। सो भाई आप सपोर्ट करना स्टार्ट कर दो अगर बेहतरीन मार्क्स आपको लाना है अपने बोर्ड एग्जाम में। आया समझ में? और जितने आपके फ्रेंड्स आ गए थे बहुत अच्छी बात है, नहीं आए थे तो इस सेशन को शेयर कर दो, है ना? ताकि वो भी इस सेशन को देकर अच्छी स्टडी करें और अपना बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम में बनाएं। ओके? आया समझ में? तो फिर प्यारे बच्चों मेरे, तब तक के लिए बाय बाय, चलते हैं और फिर मिलेंगे आपको एक नई क्लास में नए टॉपिक और नए सेशन के साथ, है ना? और ये बगल में आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई पड़ रही होगी क्या, महायुद्ध के नाम से। अगर बेहतरीन मार्क्स लाना है ना तो इसके हर एक वीडियो को आप देख डालो। आया समझ में? है ना? तो इसको क्लिक करो और देखो आप लोग। और हमने मैथ और साइंस के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी करवा दिया है तो उसे भी आप देख लो, क्योंकि इस समय गोल्डन टाइम है, आपको पढ़ना जरूरी है। आप जितना पढ़ोगे उतना ही बेहतर मार्क्स लाओगे। आया समझ में? तो फिर चलते हैं और फिर मिलेंगे आपको एक नई क्लास में नए क्वेश्चन और नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।